अजीज़ दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM Voice 2647। इमरान सीरीज़ बाय इब्न सफ़ी, बुक नंबर 3, कहानी नंबर 8, रात का शहज़ादा। तो देर न करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पे सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाला एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया। इमरान ने झिल्लाकर रिसीवर पटक दिया। उसे इस फ़ोन से नफरत हो गई थी। 3-4 दिन से वो बेकार बैठा मक्खियाँ मार रहा था। उस पर कुछ तो बेकारी सवार थी और कुछ फ़ोन यूँ सवार था कि शहर की एक लड़की ने उससे फ़ोन पर मोहब्बत शुरू कर दी थी। वक्त बेवक्त रिंग करके उसे ख्वाह मुख्वाह बोर करती थी। इमरान नहीं जानता था कि वो कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है। बस उसने उससे फ़ोन पर मोहब्बत शुरू कर दी थी। उस वक्त तो इमरान को ख़ास तौर पर गुस्सा आया था। उसने रिंग करके हेलो कहा, फिर जल्दी से बोली, ओह डैडी इधर आ रहे हैं, और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। पहले तो इमरान का दिल चाहा कि रिसीवर अपने सर पर मार ले, लेकिन फिर उसे हुक पर ही पटकने पर इक्तफा करनी पड़ी। शायद आधे ही मिनटों बाद घंटी फिर बजी। इमरान सोच भी नहीं सकता था कि फिर वही होगी। उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से मुतरन्निम सी आवाज़ आई। हाय। फिर इमरान आंखें फाड़ कर बोला, जी हाँ, मैं समझी थी डैडी इसी तरफ आएंगे। खुदारा मुझे अपने डैडी का ही नाम और पता बता दीजिए, इमरान ने घिघिया कर कहा। हरगिज़ नहीं, वरना आप मेरी मोहब्बत का खून कर देंगे। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। अबे ओ सुलेमान, इमरान हलक फाड़ कर चीखा। जी, फ़ोन से आवाज़ आई। आपसे नहीं, इमरान झिंझला कर बोला, मैं अपने नौकर को पुकार रहा था। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ आई। फिर कहा गया, आप इतने बेदर्द क्यों हैं? इमरान ने रिसीवर सुलेमान को थमा दिया। सुलेमान समझा शायद कहीं से उसका फ़ोन आया है। उसने माउथ पीस में कहा, जी। फिर हैरत से आंखें फाड़े हुए कुछ देर तक सुनता रहा। उसके चेहरे पर बौखलाहट के आसार थे। उसने फंसी फंसी सी आवाज़ में कहा, जी साहब, मैं सुलेमान बोल रहा हूँ। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया था। बहरहाल जब वो रिसीवर रखने लगा तो उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। क्यों बे, ये कौन थी? इमरान ने गरज कर पूछा। साहब मैं क्या जानूं, साहब के बच्चे, तुमने नामहरम औरतों से इश्क को लड़ा लड़ा कर मेरा फ़ोन नजीस कर दिया है। अरे अल्लाह कसम साहब, मैं तो जानता भी नहीं। फिर वही बकवास, जोरी और चीता सोरी सॉरी और जीना चोरी, क्या कहते हैं बे? चोरी और सीना जोरी। सुलेमान जल्दी से बोला। हाँ फिर बोल। मैं नहीं जानता साहब कि वो कौन थी। हाँ तो क्या दर्जनों है? इमरान आंखें फाड़ कर बोला। नहीं साहब, कसम ले लीजिए। शो पिनहार को पढ़ा है तुमने? नहीं साहब। नक्शे को? कौन से नक्शे को? बिल्कुल जाहिल है। मैं नक्शे नहीं, नतशे, जर्मन फलास्फर नतशे साहब। आप कुछ भूल गए हैं। सुलेमान जल्दी से बोला। क्या भूल गया हूँ? यही कि आप आज मुझे दिन भर की छुट्टी दे देंगे। कल आपने वादा किया था। दफ़ा हो जाओ। लेकिन कान खोल कर सुन ले, इश्क विश्क का चक्कर छोड़ दे। अभी तेरे बाल बच्चे भी नहीं हुए हैं, बर्बाद हो जाओगे। गेट आउट। सुलेमान सर खुजाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आजकल इमरान फ्लैट में तन्हा था। रूशी ने दूसरा फ्लैट ले लिया था और अब वहीं रहती थी। इमरान जैसे आदमी को बर्दाश्त तो कर लेना हर एक के बस का रोग नहीं होता। इमरान ने अपने घर की शक्ल महीनों से नहीं देखी थी। रहमान साहब का हुक्म था कि उसे घर में घुसने ही न दिया जाए। वैसे वो उधर से गुजरता ज़रूर था। फाटक पर रुककर चौकीदार को गालिब के 2-4 अशआर सुनाता, कन्फ्यूशस के अक़वाल दोहराता और खुदी का फ़लसफ़ा समझाता हुआ गुजर जाता। अलबत्ता उसके ख़ास नौकर सुलेमान ने उसका साथ नहीं छोड़ा। रहमान साहब की मुलाजमत तर्क करके वो भी इमरान के पास पहुंच गया था। रूशी के चले जाने के बाद इमरान ने इदारा शादी और तलाक का बोर्ड हटवा दिया था और अब उसकी जगह एक सादा बोर्ड लगा दिया गया था। जब वो फ्लैट में दाखिल होने लगता तो उस पर चौक से लिख देता था, अली इमरान MSc PhD ऑक्सन। जब फ्लैट से कहीं बाहर जाने लगता तो उसे मिटा कर लिख देता, सुलेमान, इस नालायक के पास कोई डिग्री नहीं है। पड़ोसी देखते और हंसते। सुलेमान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे मिटा देता। महकमा सुराग रसानी का सुपरिटेंडेंट कैप्टन फैयाज इसी हैज़ और बैज़ में पड़ा हुआ था कि इमरान का ताल्लुक होम डिपार्टमेंट से है भी या नहीं। वैसे वो सोच भी नहीं सकता था कि इमरान के लिए कोई खास जगह पैदा की गई हो, और उसकी दानिश तो में होम सेक्रेटरी सर सुल्तान ऐसे नहीं थे कि इमरान जैसे खर दिमाग आदमी को मुंह लगाते। बहरहाल ये किसी को भी नहीं मालूम था कि आजकल इमरान का ज़रिया माश क्या है, और ख़ुद इमरान का ख्याल ये था कि ज़रिया माश सिरे से कोई चीज़ ही नहीं है। अगर कोई लड़की फ़ोन पर पीछे पड़ जाए तो ज़रिया माश का पसमानदा किसी यतीम खाने ही के हाथ लग सकता है। फ़ोन की घंटी फिर बजी।
और उसने रिसीवर उठाकर हाँक लगाई। मैं इमरान का बाप रहमान बोल रहा हूँ। लेकिन अब जो गौर से सुना तो किसी लड़की की आवाज़ नहीं थी, बल्कि शायद कहीं से गलत कनेक्शन हो गया था। दो आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और इमरान एक एक लफ्ज़ सुन रहा था। एक तरफ से बोलने वाला यकीनन किसी तकलीफ में मुब्तला था, क्योंकि उसके मुंह से बार बार कराह निकल जाती थी। मैंने आवाज़ आई, बदिक्कत तुम्हें फ़ोन किया है। उफ ओह, मेरे हाथ पैर एक कुर्सी में जकड़े हुए हैं। फिर तुमने नंबर कैसे डायल किए? दूसरी आवाज़ आई। पहली आवाज़ ओह बमुश्किल तमाम कुर्सी समेत खिसकाता हुआ मेज़ तक आया। मेज़ पर पड़ी हुई एक पेंसिल दांतों में दबाई और उसी से नंबर डायल किए। रिसीवर को सर से पहले ही मेज़ पर गिरा लिया था और अब वो जिस पोजीशन में है उससे मुझे तुम्हारी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है और मेरी गर्दन टूटी जा रही है। मैं नहीं जानता कि ये इमारत कहाँ है। दूसरी आवाज़, तुम वहाँ पहुँचे किस तरह? पहली आवाज़, मेरी गर्दन टूट रही है, ये फिर बताऊंगा। कुछ करो, कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद है, ठहरो। दूसरी आवाज़, लेकिन जब यही नहीं मालूम कि इमारत कहाँ है। पहली आवाज़, अरे सुनो भी तो, ठहरो, मैं तुम्हें उस फ़ोन का नंबर बताता हूँ। आवाज़ आनी बंद हो गई, लेकिन इमरान रिसीवर कान से लगाए रहा। कुछ देर बाद आवाज़ आई, उसका नंबर 31X6 नॉट है। डायरेक्टरी में देखो ये नंबर किसका है, पता चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं रिसीवर को किसी तरह भी हुक पर रखकर सिलसिला मुनक़ता नहीं कर सकता। दूसरी आवाज़, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। सिलसिला मुनक़ता हो गया। इमरान ने झपट कर टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई। नंबर की तलाश आसान काम नहीं था, फिर भी वो बड़ी तेज़ी से वर्क गर्दानी करता रहा। उसी दौरान में फ़ोन की घंटी फिर बजी और इमरान ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई और ये उसी लड़की की आवाज़ थी। इमरान बुरा सा मुँह बनाकर बोला, हेलो यतीम खाना अंजुमन सादात। ओह माफ़ कीजिएगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और यह सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। इमरान रिसीवर रखकर फिर डायरेक्टरी की वर्क गर्दानी करने लगा और इस बार उसे वो नंबर मिल गया। लेकिन उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने देखा कि वो नंबर होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सर सुल्तान के निजी टेलीफोन का है। इमरान बड़ी तेज़ी से अपना सर सहलाने लगा। इतने में फ़ोन की घंटी फिर बजी और इमरान सर सहलाते सहलाते हाथ रोककर अपने सर पर तमाचे मारने लगा। इस बार उसने रिसीवर नहीं उठाया। घंटी बजती रही और वो बाहर जाने के लिए लिबास तब्दील करता रहा। आखिर घंटी बजनी बंद हो गई और इमरान मेज़ पर से फिलेट हेड उठाकर बाहर आया। लेकिन वो उस वक्त भी साइन बोर्ड ऊपर से अपना नाम मिटाना नहीं भूला। चूँकि सुलेमान अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम मिटाकर उसका नाम लिखने की बजाय लिख दिया, अल्लाह का फजल है। फिर फिलेट को मुकफ्फल करके वो पैदल ही उस तरफ चल पड़ा जहाँ उसने एक गैराज किराए पर ले रखा था। गैराज से अपनी 2 सीटर निकाली और सर सुल्तान के बंगले की तरफ रवाना हो गया। आज सर सुल्तान की तबीयत कुछ मुजमहिल सी थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं गए थे। वो उस वक्त तो बरामदे ही में एक आराम कुर्सी पर नीम दराज अखबारात के सफ़ात उलट पलट रहे थे। आज की खबरें पढ़ चुके थे, 2-1 छोटे मोटे मज़ामीन भी देख डाले थे और अब एडिटर के नाम पढ़ने वालों के खतूत से गुजर कर इश्तिहारात देख रहे थे कि इमरान की 2 सीटर कंपाउंड में दाखिल हुई। और फिर जब उन्होंने इमरान को देखा तो उनके चेहरे पर हैरत के आसार नजर आने लगे। तुम यहाँ कैसे? उन्होंने पूछा। इमरान अभी बरामदे में भी दाखिल नहीं हो पाया था। मैं ये पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ, आपके आस पड़ोस में कोई बंगला तो खाली नहीं है क्या? सर सुल्तान उसे चंद लम्हे घूरते रहे, फिर बोले, तुम मुझसे संजीदगी से गुफ्तगू किया करो वरना कान उखाड़ लूंगा। खुदा की कसम मैं बिल्कुल संजीदा हूँ जनाब, और मेरी ये पेशम गोई है कि आप मुस्तकबिल करीब में किसी परेशानी में मुब्तला होने वाले हैं। मैं नहीं समझा, बैठ जाओ। बैठने का वक्त नहीं है जनाब, हमें जल्दी करनी चाहिए। अजीब आदमी हो, क्या बक रहे हो? आपका फ़ोन नंबर 3186 नॉट है ना? हाँ यही है, लेकिन कोई बंगला खाली है? यकीनन होगा, जब तक पूरी बात नहीं बताओगे। सर सुल्तान जुमला पूरा करने की बजाय उसे घूरने लगे। उन्हें इमरान के अंदाज से गुफ्तगू पर हैरत थी। उसने आज तक उनसे इस तरह बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू नहीं की थी। इमरान कम अज़ कम अल्फाज में टेलीफोन का वाक़या दोहराने की कोशिश करने लगा। मुझे हैरत है, कहीं किसी ने किसी से मजाक न किया हो। सर सुल्तान ने कहा, आपके दुश्मनों की कमी नहीं है, उसका एतराफ़ तो आपको होगा। हाँ ठीक है, लेकिन एक ही नंबर के 2 फ़ोन, ये नामुमकिन है। वैसे मेरे बंगले की पुश्त पर ही एक बंगला खाली है, तो फिर जल्दी कीजिए, शायद हमें उसका कुफुल तोड़ना पड़े। उसकी कुंजी मेरे पास ही है, सर सुल्तान ने उठते हुए कहा। वो मेरे एक अजीज़ की मिल्कियत है और किराए के लिए खाली है। फ़ोन भी है वहाँ? नहीं, अब तक तो नहीं, पहले कभी था। अच्छा तो मैं बंगले की पुश्त पर चलता हूँ, इमरान उठता हुआ बोला। सर सुल्तान उठकर अंदर चले गए। इमरान बंगले की पुश्त पर आया। दूसरे बंगले का फासला ज़्यादा नहीं था। इमरान ने टेलीफोन के तारों पर नज़र डाली और
होठों को दायरे की शक्ल देकर सर हिलाने लगा। इतने में बंगले की कुंजी उसके पास पहुंच गई। सर सुल्तान खुद नहीं आए थे, कुंजी एक नौकर के हाथ भिजवा दी थी। साहब से कह दो खुद तशरीफ लाए, इमरान ने कहा। मैं कैसे कहूँ साहब, नौकर बोला। ठहरो, इमरान ने जेब से नोटबुक निकाली, उस पर कुछ लिखा और कागज फाड़कर नौकर के हाथ में देता हुआ बोला, नहीं कह सकते तो ये उन्हें दे देना, जल्दी करो। नौकर चला गया। इमरान मुस्तरवाना अंदाज में वहीं टहलता रहा। उसके चेहरे पर उलझन के आसार थे और वो बार बार उस तार की तरफ देखने लगता था जो सर सुल्तान के बंगले के तार के खंभे से दूसरे बंगले की दीवार तक फैला हुआ था। उसे तकरीबन 3 या 4 मिनटों तक सर सुल्तान का इंतजार करना पड़ा। सर सुल्तान आए जरूर, मगर कुछ झिंझलाए हुए से मालूम हो रहे थे। मैं फिर कहता हूँ किसी ने मजाक किया होगा, उन्होंने कहा, मगर ये मुलाहिजा फरमाइए। इमरान ऊपर की तरफ उंगली उठाकर बोला, इस सिलसिले का क्या मतलब हो सकता है? आपके वायर पोल से ये कनेक्शन कैसा? ओहो, सर सुल्तान के होंठ हैरत से खुल गए। फिर वो इमरान की तरफ खाली उस जहनी के से अंदाज में देखते रहने के बाद बोले, बड़ी अजीब बात है, बस अब आइए। इमरान दूसरे बंगले की तरफ बढ़ता हुआ बोला। वो दोनों चक्कर काट कर बंगले के बरामदे के सामने पहुंचे और जैसे ही वो आगे बढ़े एक बार फिर सर सुल्तान की आंखों से हैरत झांकने लगी। हैं, ये यहाँ तो कुफल पड़ा हुआ है, वो बड़बड़ाए। इमरान उनकी तरफ ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ता चला गया। अब सर सुल्तान की रफ्तार भी तेज हो गई थी। इमरान ने सदर दरवाजे पर पहुंचकर उसके बोल्टों को गौर से देखा और जेब से रुमाल निकाल कर अपने हाथ में लिपेट लिया। फिर उसी हाथ से दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर दाखिल हो गया। सर सुल्तान खामोश थे। जरा इन निशानात का ख्याल रखिएगा, इमरान ने गर्द व आलूद फर्शों की तरफ इशारा करके कहा, जिस पर किसी के पैरों के निशानात बहुत वाजे थे। शायद ये बंगला बहुत दिनों से खाली था, क्योंकि उसकी दीवारें भी गर्द व आलूद थी। इमरान पैरों के निशानात देखता हुआ आगे बढ़ता रहा, हत्ता कि वो एक कमरे के दरवाजे पर खत्म हो गए। इमरान रुक गया क्योंकि दरवाज़ा बंद था। उसने मुड़कर सर सुल्तान की तरफ देखा जो उसे पहले ही से घूर रहे थे। क्या आप मेरे मुतालिक कोई गलत बात सोच रहे हैं? इमरान ने पूछा। नहीं, लेकिन दरवाज़ा खोलो, आपकी इजाज़त से। इमरान ने आहिस्ता से बड़बड़ा कर उसी हाथ से दरवाजे को धक्का दिया जिस पर रुमाल लिपटा हुआ था। दरवाज़ा खुल गया और सर सुल्तान इमरान को एक तरफ हटाकर मुस्तरबाना अंदाज में अंदर दाखिल हो गए। फिर दोनों ही तहय्युर आमेज नज़रों से कमरे का जायज़ा ले रहे थे। किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। मेज़ के करीब एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी और उसके नीचे बहुत सा ताज़ा खून था। रस्सी के टुकड़े इधर उधर फैले हुए थे। लेकिन लाश, सर सुल्तान ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। लाश? इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, पता नहीं, लेकिन उसने किसी को आपके फ़ोन का नंबर बताया था, लिहाजा ये आपके खिलाफ किसी किस्म की साजिश हो सकती है। मेरे खिलाफ? जी हाँ, बेहतर यही कि आप पुलिस को फ़ोन पर मुत्तला कर दे। मैं यही हूँ, आप जाइए, लेकिन यहाँ कोई टेलीफोन मौजूद नहीं है। शायद वो जल्दी में दीवार वाला कनेक्शन अलग नहीं कर सके। ये चीज़ आपके हक में बेहतर हुई है। क्या चक्कर है भाई? मैं कुछ नहीं समझ सकता, सर सुल्तान ने उकताए हुए अंदाज में कहा। आप फ़ोन करा दीजिए। क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं? सर सुल्तान चंद लम्हे कुछ सोचते रहे, फिर वहाँ से चले गए। इमरान थोड़ी देर तक बेहिस हरकत खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर मेज़ के करीब आकर उस पर झुक पड़ा। मालूम नहीं वो क्या देख रहा था। अचानक वो चौंक पड़ा। यकीनन वो दौड़ते हुए कदमों ही की आवाज़ थी और कोई उसी तरफ आ रहा था। इमरान तेज़ी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। ये सर सुल्तान थे। दरवाजे के करीब आकर वो अचानक रुक गए और अब उनके इंतशार ज़दा चेहरे पर खुफ़्फ़त के आसार भी थे, जैसे उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह दौड़ना उन किसी शख्सियत के आदमी को ज़ेब नहीं देता। वाकई इमरान वो हाँफते हुए बोले, साजिश? क्या हुआ? लाश कहाँ? मेरे पाएँ बाग में। चलो। वो फिर तेज़ी से मुड़ गए। इमरान उनके पीछे दौड़ रहा था। आज से पहले कभी उसे सर सुल्तान को इस हाल में देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। किसी ज़माने में उनका फ़ौजी कैरियर भी रह चुका था और अब बुढ़ापे में भी वो कम अज़ कम इतने कमज़ोर दिल तो नहीं हो सकते थे कि एक लाश देखकर इस तरह बदहवास हो जाते। इमरान उनके साथ दौड़ता हुआ पाए बाग में आया और यहाँ उसने गुलाब की झाड़ियों में एक लाश देखी। चूंकि वो औंधी पड़ी हुई थी इसलिए वो चेहरा न देख सका, लेकिन पुश्तों में घुसे हुए खंजर का दस्ता तो बहरहाल साफ नज़र आ रहा था। इमरान सर सुल्तान की तरफ मुड़ा जो किसी मासूम बच्चे की तरह खड़े पलकें झपका रहा था। उनके सत्ते हुए चेहरे पर बड़ाई की कोई अलामत बाकी नहीं रह गई थी। आपने फ़ोन नहीं किया? इमरान ने पूछा। नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आई, सर सुल्तान ने अपने खुश्क होठों पर ज़बान फेर कर कहा। लेकिन इमरान उस लेकिन के बाद वाले जुमले का मुंतज़िर रहा, मगर सर सुल्तान ने उससे आगे कुछ और नहीं कहा। आप शायद कुछ कहना चाहते थे, इमरान बोला। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सर सुल्तान दोनों हाथों से सर पकड़कर लॉन पर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। मैंने आज से कभी आपको इस हाल में नहीं देखा। आखिर आप परेशान क्यों हैं?
यहाँ सिर्फ लाश की मौजूदगी ये साबित नहीं कर सकती कि आप कत्ल के मुर्तकिब हुए। हम उधर ही से गुजर कर वहाँ गए थे, सर सुल्तान ने कहा। जी हाँ, लेकिन ये लाश उस वक्त तो यहाँ नहीं थी। ना रही होगी, इमरान ने लापरवाही से कहा। मैं दरअसल आपकी परेशानी की वजह मालूम करना चाहता हूँ। ओह, मुझे फ़ोन कर देना चाहिए, सर सुल्तान ने उठते हुए कहा। इमरान उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बरामदे की तरफ चले गए। पुलिस की कार्रवाई खत्म हो जाने के बाद इमरान ने सर सुल्तान से कहा, आप कुछ छुपा रहे हैं। सर सुल्तान दफातन चौंक पड़े और उनके चेहरे की जर्दी बढ़ गई। मकतूल आपके लिए गुमनाम था, कतई गुमनाम था। फिर समझ में नहीं आता कि मुजरिम की इस हरकत का क्या मकसद हो सकता है। जाहिर है कि आप पर शुबा भी नहीं किया जा सकता। सर सुल्तान खामोश रहे और इमरान कहता रहा, अगर आपके खिलाफ किसी किस्म की साजिश है तो उसे दूसरी शक्लों में होना चाहिए था। यानी आप इस सूरत में मकतूल से न सिर्फ वाकिफ होते बल्कि दूसरों को भी इस बात का इल्म होता कि आपके और उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ठीक है, फिर आपकी परेशानी फजूल है। मैं क्या बताऊं कि वो फिर कुछ कहते कहते रुक गए और इमरान मौजू बदल कर बोला, अब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं खुद नहीं बता सकता कि तुम इस सिलसिले में क्या कर सकोगे। मुमकिन है कुछ कर ही सकूँ, लेकिन उसी सूरत में जबकि आप मुझे किसी मामले में भी अंधेरे में न रखे, इमरान ने कहा। सर सुल्तान कुछ सोचने लगे, फिर उन्होंने कहा, देखो इमरान, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहता कि तुम कातिल को ढूंढ लो, बस मैं उसके लिए हाजिर हूँ। लेकिन इस सूरत में भी आप मेरे कुछ सवालात के जवाब देने पर मजबूर होंगे। मैं इस बेतकल्लुफ़ी की माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, सर सुल्तान ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद पर काबू पा रहे थे। देर हुई, लाश वहाँ से उठ चुकी थी और पुलिस वाले भी जा चुके थे। इस दौरान में आपका किसी से झगड़ा हुआ है? इमरान ने पूछा। नहीं, कतई नहीं। क्या आपकी तरक्की के सिलसिले में किसी दूसरे की हक तलफी हुई है? नहीं, ये बात भी नहीं है। फिर बताइए, कातिल कैसे पकड़ा जा सकता है? इमरान ने तशवीश आमेज लहजे में कहा। ना आप किसी के दुश्मन, न कोई आपका दुश्मन। मकतूल आपके लिए अजनबी, एक ऐसे मकान में उसे कत्ल किया गया जिसकी कुंजी आप ही के पास थी, और फिर उसे आपके पाए बाग में डाल दिया गया। आप खुद सोचिए मैं किस उलझन में पड़ सकता हूँ। सर सुल्तान कुछ नहीं बोले। इमरान बड़े गौर से उनका चेहरा देख रहा था। उसे यकीन था कि वो कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं। इमरान ने कहा, आपके टेलीफोन के तार के खंभे से कनेक्शन लिया गया था और फ़ोन। अब आप सोचिए कि वहाँ आखिर टेलीफोन का ड्रामा खेलने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप सोचे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि कातिल यही चाहता था। क्या नाम? जी हाँ, मतलब यह कि कातिल चाहता था कि मरने से पहले मकतूल किसी न किसी को फ़ोन ज़रूर कर दे। उसके लिए उसने आपका फ़ोन नंबर मुंतखब किया। आहा, अच्छा, अब मैं कुछ न पूछूंगा। अब मेरे हाथ में एक कार्ड मौजूद है, यानी वो आदमी जिसे फ़ोन किया गया था। मेरी ही तरह गालिबन उसे भी डायरेक्टरी में आपका नंबर देखकर हैरत हुई होगी, या नहीं हुई हो, खुदा जाने। लेकिन तुम उसे तलाश कैसे करोगे? तुम्हें क्या मालूम कि मकतूल ने किस नंबर पर रिंग किया था? जी हाँ, ये तो नहीं मालूम, मगर देखिए मैं कोशिश करूँगा। उस कमरे में इमरान और सर सुल्तान के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं था कि घर के दूसरे अफराद को इस हादसे की कोई फिक्र ही ना रही हो। उस कमरे से मुल्हिका सारे कमरों से लोगों की आवाज़ें आ रही थी। तकरीबन सभी परेशान रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ उस कमरे में आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि सर सुल्तान उन लोगों में से थे जिनके मुतालिक कहा जाता है कि नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते। अच्छा, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इमरान ने सर सुल्तान की तरफ देखे बगैर कहा। अच्छी बात है, सर सुल्तान ने उठकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही वो उठे, उनके कपड़े से एक छोटी सी तस्वीर निकलकर फर्श पर गिर पड़ी और वो बड़ी फुर्ती से उसे उठाने के लिए झुके। इमरान का हाथ मुसाफे के लिए फैला ही रह गया, लेकिन तस्वीर पर उसकी नज़र पड़ ही गई। हालांकि सर सुल्तान ने उसे उठाने में जल्दी की थी। इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे सर सुल्तान जहनी फतूर में मुब्तला हो। यह तस्वीर उल्लू की थी, कैमरा फोटो उल्लू की तस्वीर, जिसे शायद सर सुल्तान अपने कपड़ों में छुपाए हुए थे। उन्होंने इमरान की तरफ चोरों की तरह देखा और झीपे हुए अंदाज में मुस्कुरा पड़े। अपने मामलात आदमी खुद ही समझ सकता है, इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया। ऐसे ही वाक़यात मेरी खोपड़ी उलट देते हैं। मैं पागल हो जाता हूँ, फिर लोगों को मुझसे शिकायत होती है। क्या बात है? मैं उस तस्वीर के मुतालिक कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी पुश्त पर खून का छोटा सा धब्बा मौजूद है और शायद कुछ तहरीर भी है। सर सुल्तान ने एक लंबी सी सांस ली और आराम कुर्सी में बैठ गए। बता सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे पागल समझोगे, उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा। मैं वादा करता हूँ कि न समझूंगा, इमरान ने किसी ऐसे नासमझ बच्चे के से अंदाज में कहा जो हर हाल में अपनी बात मनवा लेने पर तुल गया हो।
सर सुल्तान ने वो तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। इमरान उनके करीब ही एक कुर्सी पर बैठकर उसे देखने लगा। तस्वीर की पुश्तों पर खून का धब्बा बहुत नुमाया था और अभी उसकी रंगत में ज़्यादा तब्दीली नहीं वाक़ई हुई थी और वो तहरीर माना खेज भी थी और मज़े का अंगेज भी। सिर्फ वो 3 लफ्ज़ थे, रात का शहजादा। किसी ज़हीन बच्चे की शरारत। इमरान सर सुल्तान की आंखों में देखता हुआ बोला, लेकिन मुझे ये तस्वीर उसी लाश पर रखी हुई मिली थी। सर सुल्तान ने कहा, आज वो बच्चा रात को सोते वक्त तो ज़रूर डरेगा। इमरान संजीदगी से बोला, फिर उल्लुओं की तरह दीदे नचाकर कहने लगा, जनाबे वाला, अगर ये लाश पर मिली थी तो आप इसे अब तक छुपाए क्यों रहे? मैं हकीकतन अब सिर्फ यही मालूम करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझ पर किसी किस्म का शुबा कर सकते हो? सर सुल्तान ने कहा। इमरान कुर्सी का हत्था खटखटा रहा था, कुछ बोला नहीं, लेकिन वो अब भी सर सुल्तान की आंखों में देख रहा था। बस अब जाओ। दफतन सर सुल्तान ने उकताए हुए लहजे में कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं ये बात कहाँ से शुरू करूँ। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो फिर मुझे ही शुरू करने की इजाज़त दीजिए। इमरान ने कहा, क्या? इस तस्वीर के मुतालिक मैं अपनी याददाश्तों पर जोर दे सकता हूँ, तो क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? यक बयक सर सुल्तान सीधे होकर बैठ गए। यकीनन क्या जानते हो? यही कि दुनिया का एक पुरअसरार तरीन आदमी आपके पीछे पड़ गया है। कौन? तुम उसके मुतालिक क्या जानते हो? देखिए, अब मैं जा रहा हूँ। इमरान उठता हुआ बोला, उसके मुतालिक फिर कभी गुफ्तगू करूँगा। हो सकता है कि मैं उस आदमी तक पहुँच ही जाऊँ जिसे मकतूल ने फ़ोन किया था। मेरा दावा है कि वो आपके बंगले के आसपास ही मंडला रहा होगा। इमरान की तवक्को थी कि सर सुल्तान उसे ज़रूर रोकेंगे, लेकिन सर सुल्तान ने बैठे ही बैठे अलविदाई मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। हकीकत यह थी कि इमरान उस तस्वीर के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता था। वैसे उसने अपनी दानिश में अड़ने की कोशिश की थी। उसका ख्याल था कि वो सर सुल्तान से तस्वीर के बारे में सब कुछ उगलवा लेगा, लेकिन सर सुल्तान इस मामले में बिल्कुल ही ठुस साबित हुए। इमरान ने किसी पुरअसरार आदमी का तज़किरा करके थोड़ी देर के लिए उनके चेहरे पर हैरत के आसार ज़रूर पैदा कर दिए थे, लेकिन वो खुद से कुछ कहने की बजाय इमरान के आगे बढ़ने का इंतज़ार करते रहे और इमरान को समझना आसान काम नहीं था। वो चलते चलते रुक कर बोला, लाश की तस्वीरें हासिल करके मुझे भिजवा दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि कैप्टन फैयाज से इस मसले पर उलझूं। आप जानते ही होंगे कि हम दोनों के ताल्लुकात कितने अहमकाना है। फिर वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर कमरे से निकल गया। इमरान का ख्याल 100% दुरुस्त निकला। सर सुल्तान के बंगले से थोड़े ही फासले पर एक आदमी नजर आया जो इस तरह खड़ा था जैसे उसी किसी का इंतजार हो। लिबास से खुशहाल मालूम होता था। इमरान की कार उसके करीब से गुजर गई। इमरान सोच रहा था, मुमकिन है ये वो आदमी ना हो, क्योंकि ऐसे हालात में जबकि पुलिस वहां से एक लाश ले गई थी, उसका वहां ठहरना मुश्किल ही होता। लेकिन इस सिलसिले में कोई वाज़ेह राय कायम नहीं की जा सकती थी। हो सकता है वो पुलिस की कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाने के बाद वहां पहुंचा हो। उसे इसका इल्म ही ना हो सका हो कि थोड़ी देर कबल वहाँ क्या हो चुका है। ये गरीब आदमियों की बस्ती तो थी नहीं कि लोग घंटों सड़क पर खड़े होकर उस वाक़े के मुतालिक चाय मुगैया करते। यहाँ इस तबके की आबादी नहीं थी जिसके अफराद किसी आवारा कुत्ते की अचानक मौत पर भी अफसोस करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ से पुलिस थोड़ी देर कबल एक आदमी की लाश ले गई थी, लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई बात ही ना हुई हो। बस थोड़ी देर के लिए मकानों की खिड़कियां खुली थी, कुछ लोग सड़क पर निकल आए थे और फिर कुछ भी नहीं। गोया परिंदों के झुंड पर किसी शिकारी ने गोली चलाई। एक गिरा, दूसरे उड़ गए। उसके बाद नीचे वही जमीन, ऊपर वही बेकरार नीला आसमान और दोनों के दरमियान वही अजली सन्नाटा। इमरान की कार उस आदमी से ज्यादा दूर नहीं गई थी। रफ्तार पहले ही से कम थी। इमरान एक दोराहे पर उसे रोककर 2 बंगलों के दरमियानी जगह में इस तरह बेक करने लगा जैसे गलत रास्ते पर निकल आने के बाद वापस होना चाहता हो, मगर उसकी कार दोबारा सड़क पर नहीं आई। इमरान उसे रोककर नीचे उतर आया। गली के मोड़ पर पहुंचकर उसने देखा वो आदमी अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब वो तन्हा नहीं और न अब उसके अंदाज में पहले की सी बेफिक्री थी। वो एक दूसरे आदमी से गुफ्तगू कर रहा था। उसके करीब एक शानदार कार खड़ी थी। इमरान ने उन्हें कार में बैठते देखा और कार मुखालिफ सिमत में मुड़ गई। इमरान बड़ी तेजी से अपनी कार की तरफ झपटा। उसने इंजन बंद नहीं किया था, मगर उससे ये गलती बेख्याली में सरजद हुई थी। दीदा दानिस्ता ऐसा नहीं किया गया था। उसकी कार दूसरी कार के ताक़ुब में रवाना हो गई, लेकिन इस स्टेज पर भी उसे यकीन नहीं था कि वो सही रास्ते पर है। किसी भी मामले की सुराग रसानी की इब्तिदा ऐसे ही गैर यकीनी हालात से होती है। महज शुबे की बिना पर गलत रास्ते भी इख्तियार कर लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गलत रास्ता ही सुराग रसा को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है, यानी वो हकीकतन गलत रास्ता नहीं होता। और फिर इमरान तो उसका कायल था कि जैसे कोई मुगनी
सितार पर उल्टे सीधे हाथ चलाते चलाते कोई धुन निकाल लेता है। इसी तरह एक सुराग रसा की बेमकसद भाग दौड़ भी आखिरकार उसे मंजिल तक पहुंचा ही देती है। वो अगली कार का ताक़ुब करता रहा। अब वो शहर के सबसे ज़्यादा बारौनक हिस्से में था। कार फिगारो के कंपाउंड में दाखिल हुई। ये यहाँ के बहुत बड़े होटलों में से था और अब इमरान ने दूसरे आदमी को करीब से देखा। ये फिगारो के मैनेजर के अलावा और कोई नहीं था। इमरान की कार भी कंपाउंड में दाखिल हो चुकी थी। वो उनके पीछे होटल में दाखिल हुआ। इमरान समझा था कि शायद मैनेजर अपने कमरे ही में जाएगा, लेकिन वो और उसका साथी डाइनिंग हॉल में ही एक खाली मेज़ के गिर्द बैठ गए। 2 कुर्सियां खाली थी। इमरान तीर की तरह उसकी तरफ गया और बड़े बेतकल्लुफाना अंदाज में कुर्सी खींचकर बैठ गया। उन दोनों ने उसकी इस हरकत को हैरत और गुस्से की नज़र से देखा। जवाब में इमरान भी हैरत से मुंह खोले उन्हें बारी बारी घूर रहा था। उसके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे अचानक किसी गलती का एहसास हो गया हो। फिर कबल इसके कि वो दोनों कुछ कहते, इमरान बड़ी संजीदगी से बोला, और फिर जब आपने टेलीफोन डायरेक्टरी की वर्क को गर्दानी की तो उसे वो नंबर मिल गया, लेकिन वो नंबर होम सेक्रेटरी सर सुल्तान का था। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैनेजर का साथी मुंह खोलकर कुर्सी की पुश्तों से टिक गया। उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। इमरान ने यह तब्दीली अच्छी तरह महसूस की, लेकिन मैनेजर ने झल्लाए हुए लहजे में कहा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं आप दोनों का भला चाहता हूँ। और दरवेश की सदा क्या है? इमरान ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा। मैनेजर गुर्राया, अगर आपने देखा भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता? होने वाली बातें होकर ही रहती है। मसलन एक पेंसिल पर दांतों के निशानात मौजूद है जिसे दांतों में दबाकर आपके नंबर डायल किए गए थे, और ये तयशुदा बात है कि मकतूल मरने से पहले एक कुर्सी में जकड़ा हुआ था और वो सर सुल्तान के पड़ोस के एक खाली बंगले में था। ये बात भी मालूम हो गई है कि तार सर सुल्तान के वायर पोल से दूसरे बंगले तक ले जाया गया था। हाँ, आप नहीं समझे, फिर से समझिए, बल्कि यूं, मैं नहीं समझा कि आप क्या कह रहे हैं। मैनेजर ने बात काट दी, लेकिन अब उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस वक्त वहाँ पहुँचे थे जब लाश उठ चुकी थी। कैसी लाश? मैनेजर के साथी ने थूक निगल कर पूछा। अच्छी लाश, यानी मेरा मतलब यह है कि वो ख़राब नहीं हुई थी, इमरान ने जवाब दिया। आप हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मैनेजर ने संभाला लिया। अजनबियों से बेतकल्लुफ होने की कोशिश करना बदतमीज़ी है। सिर्फ उसी सूरत में जनाब, इमरान दीदे नचा कर बोला, जब वो अजनबी औरतें हों। आप बराह करम यहाँ से उठ जाइए, वरना। मैनेजर उसे घूरने लगा। अच्छा, अब सुनिए, इमरान ने संजीदगी से कहना शुरू किया। शायद आपको इल्म नहीं कि बड़े ऑफिसरों और वज़रा के टेलीफोन आम टेलीफोनों से मुख्तलिफ होते हैं। यानी एक्सचेंज में उनके मीटर से एक छोटा सा टेली प्रिंटर भी अटैच होता है। यानी उधर आपने उनके नंबर डायल किए और उधर वहाँ आपके नंबर खटाखट छप गए। इस तरह दोनों तरफ के नंबर छप जाते हैं। अब आप गालिबन समझ गए होंगे कि मैं सीधा यहीं कैसे पहुँच गया। इमरान ने यह गप कुछ इस अंदाज में हाँकी कि अचानक मैनेजर के चेहरे पर जर्दी फैल गई। उसके साथी की हालत तो उससे भी ज़्यादा अबतर थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसके फेफड़ों में मजीद सांसों के लिए कोई जगह न रह गई हो। आप कौन है? मैनेजर ने खौफजदा आवाज़ में पूछा। क्या अब भी ये बताने की ज़रूरत बाकी रहती है कि मैं कौन हो सकता हूँ? पुलिस, 100%, जनाब, इमरान सर हिलाकर बोला। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सोच समझ कर कहेंगे। मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मैनेजर आहिस्ता से बड़बड़ाया। क्या हम कहीं तन्हाई में नहीं चल सकते? इमरान ने कहा। आप भी मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, मैं नहीं चाहता कि ये बात आम आदमियों में फैले। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैनेजर जल्दी से बोला। मेरे ऑफिस में चलिए। वो तीनों वहाँ से उठकर मैनेजर के ऑफिस में आए। इमरान ने खुद ही गुफ्तगू छेड़ दी, उनके बोलने का इंतज़ार नहीं किया। उसे दूसरे बंगले में हलाक करके लाश सर सुल्तान के कंपाउंड में डाल दी गई थी। आपको फ़ोन करने के लिए सर सुल्तान के नंबर इस्तेमाल किए गए। मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि मकतूल ने फ़ोन पर आपसे क्या कहा था। मैनेजर कुछ न बोला। इमरान उसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए बैठा था। फिर उसने कुछ देर बाद पूछा, मकतूल कौन था? फिगारो का एक हिस्सेदार, मिस्टर करार। मैनेजर ने मुर्दा सी आवाज़ में जवाब दिया। करार और हिस्सेदार का काफिया मुझे पसंद आया। बहरहाल, मगर जनाब वो चक्कर क्या था? मैं किसी चक्कर से वाकिफ़ नहीं, मैनेजर ने कहा। ना ये जानता हूँ कि वो वहाँ पहुँचे किस तरह। बिलाशुबा आप ये नहीं जानते कि मकतूल वहाँ कैसे पहुँचा था, लेकिन चक्कर से तो आप वाकिफ़ है। इस सिलसिले में आप झूठ बोलकर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैं उस गुफ्तगू के एक एक लफ्ज़ से वाकिफ़ हूँ जो आप दोनों के दरमियान फ़ोन पर हुई थी। मैनेजर फिर खामोश हो गया। बता देने में आपका फ़ायदा है, इमरान ने कहा। दूसरी सूरत में आप अपनी ख़तरनाक पोजीशन से तो वाकिफ़ ही होंगे, क्योंकि मामला होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का है। मैनेजर सर झुकाए गहरी गहरी सांस लेता रहा।
हाँ जल्दी कीजिए, मेरे पास वक्त तो कम है, वरना आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा कि लाश सर सुल्तान के कंपाउंड में क्यों डाली गई थी, और शायद आपके फरिश्ते भी इसका जवाब ना दे सके। वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि किसी बात को उगलवाने के सिलसिले में पुलिस वाले जहन्नम के फरिश्ते से कम नहीं होते। गूंगे, बहरे और अंधे सिर्फ उनके हाथ मशीनों की तरह चलते रहते हैं। वो न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप मेरे बयान पर यकीन ही कर ले? इसका फैसला मैं खुद करूंगा, इमरान ने नर्म लहजे में कहा। आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपकी ज़बान से कुछ न कुछ सुनना ज़रूरी समझता हूँ। मैनेजर थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने कहा, करार साहब एक आदमी के चक्कर में थे। उनका ख्याल था कि अगर उन्होंने उस आदमी पर काबू पा लिया तो माला माल हो जाएंगे। वो आदमी कौन था ये उन्होंने नहीं बताया था। अलबत्ता मैं ये जानता हूँ कि करार साहब की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जनूबी अफ्रीका में गुजरा था और वो आदमी वहीं से ताल्लुक़ रखता था। क्या वो आजकल यही है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, करार साहब ने तो यही बताया था। कहाँ है और कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, लेकिन इतना जानता हूँ कि उसका क़याम सेठ दाऊद के मेहमान खाने में है। शायद आपको इल्म हो कि सेठ दाऊद की तिजारत अफ्रीका में भी है और यहाँ अक्सर उनके पास अफ्रीकी ताजिर आते रहते हैं। उसके लिए उन्होंने ख़ास तौर से एक मेहमान खाना बना रखा है। इमरान सिर्फ सर हिला कर रह गया। वो कुछ सोचता रहा, फिर उसने कुछ देर बाद पूछा, करार ने आपको उसका नाम या हुलिया तो यकीनन बताया होगा? जी नहीं, ना मैंने पूछा और ना उन्होंने बताया। वैसे मैं उन्हें बहुत करीब से जानता था। वो कीमियागिरी के खपतों में मुब्तला थे और मुझे उस मौजू से ज़र्रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल मंशियात की तरह आदमी के वजूद से सिमट जाती है। करार साहब वैसे भी काफ़ी दौलतमंद थे, लेकिन सोना बनाने का खप तो उन पर बुरी तरह सवार था। 24 घंटे वही चक्कर। अच्छा, मुझे करार साहब का पता नोट करा दीजिए। इमरान ने जेब से नोटबुक निकालते हुए कहा। 13 मार्स्टन रोड। वो वहाँ तन्हा रहते हैं। उनके अइज़्ज़ा? मुझे तो उनके किसी भी अजीज़ का इल्म नहीं। उन्होंने कभी किसी का तज़किरा ही नहीं किया। आपकी तारीफ़? इमरान ने मैनेजर के साथी की तरफ देख कर कहा। मेरे असिस्टेंट मिस्टर तनवीर। अच्छा, सिर्फ एक सवाल और। इमरान नोटबुक बंद करके जेब में रखता हुआ बोला, क्या करार साहब ने आपसे कहा था कि उस शख्स पर काबू पा लेने के लिए उसे आपकी मदद की भी ज़रूरत पेश आ सकती है? जी हाँ, उन्होंने कहा था। उनका ख्याल था कि वो बहुत ख़तरनाक और इंतहाई चालाक आदमी है और एक बड़ा मुजरिम भी, लिहाजा मैं उनकी मदद करने पर तैयार था, क्योंकि मुझे मुजरिमों से ज़र्रा बराबर भी हमदर्दी नहीं होती। खूब, इमरान मुस्कुराया। आपको तो पुलिस ऑफिसर होना चाहिए था। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है मैं फिर आपको तकलीफ दूँ। मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ, मैनेजर ने बड़े खुलूस से कहा। थोड़ी ही देर बाद इमरान की कार मारिस्टन रोड के 13वें बंगले के कंपाउंड में दाखिल हुई। बंगला शानदार था और पाए बाग की हालत से करार की खुश मिजाजी जाहिर होती थी। इमरान की कार पोर्टिको में जैसे ही रुकी, एक कवि हेकल आदमी दाहिने बाजू के कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आ गया। उस पर नज़र पड़ते ही इमरान ने एक तवील सांस ली। इमरान उससे अच्छी तरह वाकिफ था। ये पिंटू था, एक पेशावर मुक्काबाज जिसका शुमार शहर के बदमाशों में होता था। वो भी इमरान से न सिर्फ वाकिफ था बल्कि एहसानमंद भी था। एक बार इमरान ने उसे एक मशहूर कुमारबाज गिरोह के पंजे से रिहाई दिलाई थी, वरना वो एक बड़ी रकम के साथ अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता। इमरान को कार से उतरते देखकर वो उसकी तरफ लपका। अरे आप है, उसने बौखलाए हुए लहजे में कहा। यानी आप इधर कैसे? पिंटू, मैं एक ज़रूरत से आया हूँ। इमरान उसके साथ बरामदे में दाखिल होता हुआ बोला। मेरे लायक कोई खिदमत? इमरान बाबू, मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान याद रखूँगा और साथ ही साथ ये भी कहता रहूँगा कि आप अपनी सलाहियतें बेकार ज़ाय कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देते तो दुनिया के अच्छे मुक्काबाजों में आपका शुमार हो सकता था। मुझे आपके वो मुक्के कभी ना भूलेंगे जो आपने रिकिस्टन के गिरोह पर बरसाए थे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बीन बड़ी अच्छी बजा सकता हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा, लेकिन फ़िलहाल इस तज़किरे को रहने ही दो। मरने से कब्ल मैं एक बार इस मसले पर ज़रूर गौर करूँगा कि मुझ में किस किस्म की सलाहियतें ज़्यादा है। आप जो कुछ भी फरमाइए, मैं हर काम के लिए हाजिर हूँ। तुम करार के मुलाजिम हो? जी हाँ, मैं उन्हें मुक्काबाजी सिखाता हूँ। आप तशरीफ़ रखिए, आपके लिए काफ़ी बनवा दूँ या कोल्ड ड्रिंक? इमरान ने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। क्या करार साहब पिछली रात? मगर ठहरो, क्या तुम मुस्तकिल तौर पर यहीं मुकीम हो? जी हाँ, करार साहब मुझ पर बहुत मेहरबान है। उन्होंने मुझे एक कमरा दे रखा है और मेरे आराम का ख्याल रखते हैं। पिछली रात वो बंगले ही में थे? इमरान ने पूछा। क्यों, क्या बात है? पिंटू बेख्तियार चौंक पड़ा। मेरी बात का जवाब दो पिंटू। जी हाँ, मगर नहीं, वो सिर्फ 9:30 बजे रात तक यहाँ थे, उसके बाद शायद अब तक वापस नहीं आए। ये कोई ऐसी तशवीशनाक बात नहीं? क्यों? इमरान ने सवाल किया।
वो अक्सर 3-3 दिन यहाँ नहीं आते, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या उन्हें कोई हादसा पेश आ गया है? पिंटू, तुम फिलहाल सिर्फ मेरे सवालात के जवाब दो, उसके बाद जो कुछ भी पूछोगे बदरीक बता दूंगा। बेहतर है। क्या करार साहब को कोई हादसा पेश आ सकता है? जी देखिए, बात दरअसल ये है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे कुछ छुपा सकूं, लेकिन इतना आप जानते होंगे कि बाज़ मामलात में बड़े आदमी भी ज़मीर रखते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ और तुम्हारी इस सिफत से भी वाकिफ़ हूँ कि तुम वादा खिलाफ़ी नहीं करते। तुमने मुझसे एक बार वादा किया था कि अब अच्छे आदमी की तरह ज़िंदगी बसर करोगे और तुम उस पर कायम हो। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम करार साहब को उस एहसान के एवज किसी इल्ज़ाम से बचाना चाहते हो। जी हाँ, पिंटू इत्मीनान की सांस लेकर बोला, बिल्कुल यही बात है। लेकिन पिंटू, तुम्हें यह सुनकर अफसोस होगा कि आज दोपहर को करार साहब कत्ल कर दिए गए। क्या? पिंटू उछलकर 2-3 कदम पीछे हट गया। हाँ, उनका कत्ल पुरअसरार हालत में हुआ है। मेरे खुदा! पिंटू मुस्तरबाना अंदाज में अपनी पेशानी रगड़ने लगा। इसलिए ये पूछना ज़रूरी है, मुमकिन है तुम्हें उसके मुताल्लिक कुछ मालूम हो। इमरान ने कहा, क्या आप ये समझते हैं कि इस कत्ल में मेरा हाथ है? तुम फिर गलत समझे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम अपने वादे के मुताबिक अरसे से बाइज्जत तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहे हो। मेरा मतलब यह है कि करार साहब को उस हादसे का अंदेशा पहले से रहा होगा। क्यों, ऐसा था या नहीं? मेरा ख्याल है कि था। पिंटू कुछ सोचता हुआ बोला, उन्होंने मुझसे किसी गैर मुल्की का तज़किरा किया था जो शायद सेठ दाऊद के मेहमान खानों में मुकीम है। वो तज़किरा किस किस्म का था? उनका कहना था कि अगर वो किसी तरह काबू में आ जाए तो बहुत बड़ा माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। क्या करार ही ऐसा आदमी था? जी नहीं, इससे पहले मैंने उनकी ज़बान से इस किस्म की गुफ्तगू कभी नहीं सुनी थी। हालांकि मुझे उनके साथ रहते हुए 6 माह का अरसा गुजर चुका है। उन्होंने मुझे बताया था कि वो गैर मुल्की एक बहुत बड़ा मुजरिम भी है। नाम तो बताया होगा? जी नहीं, उन्होंने कहा था कि शायद उन्हें इस सिलसिले में मेरी मदद की ज़रूरत पेश आए। इमरान सोच में पड़ गया। जब पिंटू जैसा खतरनाक आदमी करार के पास मौजूद था तो उसे फिगारो के मैनेजर से मदद तलब करने की क्या ज़रूरत थी? पिंटू उसके लिए आग के समुंदर में भी कूद जाता। और फिर पिंटू पढ़ा लिखा आदमी था, यह चीज़ करार के भी इल्म में रही होगी। लिहाजा ये सोचना ही फजूल है कि पिंटू टेलीफोन डायरेक्टरी में करार के बताए हुए नंबर न तलाश कर पाता। मगर हो सकता है कि यहाँ फ़ोन ही ना हो। क्या यहाँ फ़ोन मौजूद है? इमरान ने पिंटू से सवाल किया। जी हाँ, इमरान फिर सोचने लगा, यहाँ फ़ोन भी मौजूद है। फिर आखिर उसने मदद के लिए फिगारो के मैनेजर ही को क्यों रिंग किया? इसका मतलब यही हो सकता है कि फिगारो का मैनेजर भी इस मामले से गहरी दिलचस्पी रखता है। ये और बात है कि बात बिगड़ जाने पर वो उससे बेताल्लुकी जाहिर करे। तुमसे करार साहब किस किस्म की मदद चाहते थे? इमरान ने पिंटू को फिर मुखातब किया। क्या आप खुद ही नहीं सोच सकते कि वो मुझसे किस किस्म की मदद चाहते रहे होंगे? मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि वो किसी खतरनाक आदमी के चक्कर में थे। उन्होंने तुम्हें अपना प्लान भी बताया होगा। जी नहीं, मैं प्लान से वाकिफ़ नहीं था। अलबत्ता ये ज़रूर जानता हूँ कि एक आदमी ने उनकी तवज्जो उस अफ्रीकी ताजिर की तरफ मबजूल कराई थी। किसने? फिगारो के मैनेजर ने। ओह! इमरान ने एक तवील सांस ली और पिंटू की आंखों में देखने लगा। थोड़ी देर तक वो खामोश रहा। फिर पिंटू ने इमरान पर सवालात की बौछार कर दी और इमरान ने उसे सब कुछ बता दिया, अलावा इसके कि वो फिगारो के मैनेजर से पहले ही मिल चुका था। अच्छा पिंटू, इमरान बोला, ये बताओ मगर अच्छी तरह सोचकर, क्या करार ने तुमसे ख़ास तौर पर इस बात का तज़किरा किया था कि वो ये सब कुछ फिगारो के मैनेजर की ईमा पर कर रहा है? ठहरिए, वाकई उसके मुतालिक मुझे सोचना पड़ेगा कि ये बात कैसे निकली थी। मगर क्या आप फिगारो के मैनेजर पर भी इस सिलसिले में किसी किस्म का शुबा कर रहे हैं? अब तुम मेरी बात का जवाब दो, लेकिन तुम्हें इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि तुमने ये क्यों पूछा है। मैं यकीनन जवाब दूंगा, मुझे ये कोई गहरी साजिश मालूम होती है। हाँ देखिए, मुझे याद आ गया कि करार साहब के मुंह से ये बात गालिबन गैर इरादी तौर पर निकल गई कि इस मामले में फिगारो के मैनेजर का भी हाथ है। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस तरह उसे टालने की कोशिश की जैसे इस बात की कोई अहमियत ही ना हो। शुक्रिया पिंटू, इमरान सर हिलाकर बोला। अब तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि करार साहब बेदाग आदमी नहीं थे। उनका दामन भी जुर्म के धब्बों से पाक नहीं था। और ये बात शायद मुझे आज से 15 दिन पहले मालूम हुई थी। वो शराब के स्मगलर थे और फिगारो का मैनेजर भी उस जुर्म में बराबर का शरीक था। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई पिंटू? एक रात वो बहुत ज़्यादा नशे में थे। उसी हालत में उन्होंने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया था। शायद उस रात फिगारो के मैनेजर से किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया था। गालिबन आप समझ गए होंगे। बिल्कुल समझ गया पिंटू, एक बार फिर शुक्रिया। यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन है?
3 नौकर। करार के किसी रिश्तेदार से वाकिफ हो? मेरा ख्याल है कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन मैं वसूख से नहीं कह सकता। उन्होंने कभी किसी का तज़किरा नहीं किया। मैं उसके मुतालिक नौकरों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ठहरिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। पिंटू चला गया। थोड़ी देर बाद वो 3 नौकरों के साथ वापस आया, लेकिन उनसे भी इमरान को करार के अज्जा के मुतालिक कुछ ना मालूम हो सका। तकरीबन 15 या 20 मिनटों तक वो उनसे सवाल करता रहा। फिर उसने पिंटू से कहा कि वो बंगले की तलाशी लेना चाहता है। जाहिर है कि पिंटू इस पर एतराज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि खुद उसे अपनी गर्दन भी इस केस में फंसती नजर आ रही थी। दिन डूबते ही इमरान फिर सर सुल्तान के बंगले में जा पहुंचा। सर सुल्तान चंद दूसरे बड़े ऑफिसरों के साथ लॉन पर बैठे हुए थे। उनमें इमरान के वालिद मिस्टर रहमान भी थे। मिस्टर रहमान सीबीआई के जनरल डायरेक्टर थे। सर सुल्तान इमरान को देखते ही उन लोगों से मुआज़रत करके उड़ गए। फिर वो इमरान को अपने साथ ड्राइंग रूम में लाए। क्यों, क्या खबर है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें देखकर बहुत बुरा सा मुंह बनाया था। सर सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा, बाप हर हाल में बाप होता है, ख्वाह बेटे को उसका मुंह बनाना पसंद हो या ना पसंद हो। खबर यह है जनाब कि मरने वाले का नाम करार था और कयाम गाह मारिस्टन रोड पर है। 13वां बंगला। मकतूल जी हैसियत आदमी था। तुम वाकई हीरो में तोले जाने के काबिल हो, सर सुल्तान ने कहा। सीबीआई वाले अभी तक कुछ भी नहीं मालूम कर सके। वो शराब का स्मगलर था, मगर उल्लू ने उसकी ज़िंदगी स्मगल आउट कर दी। क्या मतलब? क्या आप मुझे जनूबी अफ्रीका के मुतालिक कुछ भी नहीं बताएंगे? इमरान ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन सर सुल्तान इस तरह उछल पड़े जैसे बिच्छू ने डंक को मारा हो। आखिर आप उससे डरते क्यों हैं? इमरान ने अंधेरे में तीर फेंका, लेकिन वो तीर ठीक निशाने पर बैठा, क्योंकि सर सुल्तान का चेहरा दफतन जर्द हो गया था। तुम सचमुच हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। वो मुस्तरबाना अंदाज में बोले, मुझे तुम पर बहुत एतमाद है। अगर तुम मेरे बेटे होते, हाँ, तब तो मैं 100% नालायक होता। कोई गलत बात न कह दीजिएगा, बेटा होना ही तो बहुत बुरी बात है। इमरान, बैठ जाओ, मैं सख्त उलझन में हूँ। मुझे यकीन है कि तुम न सिर्फ मेरी मदद करोगे बल्कि राजदारी भी बरतोगे। मैं एक बहुत बड़े ब्लैक मेलर के चक्कर में पड़ गया हूँ। इमरान एक कुर्सी पर टिक गया। मैंने उसे आज तक नहीं देखा। सर सुल्तान ने कहा, तुम्हें इल्म है कि मैं पहले फ्रांस के सफारत खाने में था और पेरिस में मेरा क़याम तकरीबन 7 बरस तक रहा है। वहीं मुझे उस पुरअसरार आदमी से दो चार होना पड़ा। पता नहीं किस तरह उसे मेरा एक राज मालूम हो गया, ऐसा राज जिसके जाहिर हो जाने पर किसी तरफ का ना रहूँगा। बहरहाल पेरिस ही के दौरान क़याम मुझे इस बात का इल्म हुआ कि कोई और भी उस राज से वाकिफ़ है। मुझे बजरिया डाक उसके मुतालिक एक ख़त मौसूल हुआ और उस खत के साथ उल्लू की तस्वीर भी थी, जिसकी पुश्तों पर रात का शहजादा तहरीर था। खत में उस राज पर तफसीली रोशनी डाली गई थी। फिर बाद में एक काम के लिए कहा गया था जो सिफारत खाने ही से मुताल्लिक था, और धमकी दी गई थी कि अगर वो काम न हुआ तो मेरा राज तश्त अज़बाम हो जाएगा। खैर, बहरहाल वो काम ऐसा नहीं था जिससे मेरा या सिफारत खाने का कोई नुकसान होता। वो काम कर दिया गया। फिर वो मुझसे उसके बाद भी अक्सर छोटे मोटे काम लेता रहा। हर बार मुझे उसकी तरफ से लिफाफा मौसूल हुआ करता था जिसमें उल्लू की तस्वीर ज़रूर हुआ करती थी। लेकिन अब वो शायद आजकल यही मुकीम है और मुझसे बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। ऐसा काम जिससे मुल्क कौम का विकार खतरे में पड़ सकता है। पहले उसने मुझे खत लिखा, लेकिन मेरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर यह हरकत कर बैठा। वो मुझे खौफजदा करना चाहता है, यानी अगर मैं अपने राज की परवाह ना करूं तब भी वो दूसरे ज़राए से काम निकाल लेगा। इसका मतलब यही हो सकता है कि ये मुझे जान से मार देने की धमकी है। यानी जिस तरह वो मेरे पड़ोस में एक वारदात करके दिन दहाड़े लाश मेरे कंपाउंड में डाल गया, उसी तरह मुझे भी ख़त्म कर सकता है। क्यों, क्या ख्याल है? सर सुल्तान खामोश होकर इमरान की तरफ देखने लगे। जाहिर है, इमरान बोला, आप मुझे अपना वो राज नहीं बताएंगे? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो यही बता दीजिए कि वो अब आपसे क्या काम लेना चाहता है। मैं ये भी नहीं बता सकता। तुम इसे पूछकर क्या करोगे? लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है? बस मालूम हो गया। क्या ये गलत है? नहीं, मैंने पेरिस ही में उसके लिए अफवाह सुनी थी। अफवाह? हाँ, बात दरअसल ये है कि उस ज़माने में पेरिस के कई मतमूल ख़ानदानों पर उसी उल्लू का मनहूस साया था और लोग उसे वहाँ उल्लू ही के नाम से याद करते थे। लेकिन मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने उसे कभी देखा हो। उसके मुतालिक आपकी ज़ाती राय क्या है? जाहिर है कि मैं एक ब्लैकमेलर के मुतालिक कैसी राय रखूँगा। मेरा मतलब आप नहीं समझे। मैं पूछता हूँ, आपकी दानिश तो में उसमें कुछ दम भी होगा या भूस ही भूस भरा होगा?
कहीं खोदा पहाड़ और निकला चूहा के मिज़दाक ना हो, मगर उससे क्या, वो यकीनन एक मुजरिम है और इतना ही काफ़ी है। तुमने उस वक्त जो तस्वीर देखी थी वो मुझे उसी लाश पर रखी हुई मिली थी, सर सुल्तान ने कहा। मैं समझ गया था, इमरान ने कहा, क्योंकि उसकी पुश्त पर एक छोटा सा खून का धब्बा था। क्या आप ये तस्वीर मुझे दे सकते हैं? तस्वीर? हाँ, ले जाओ, मगर इमरान उसे तलाश कर लेना बड़ा मुश्किल काम होगा। उसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सीबीआई का कोई आला तरबियत याफ्ता जासूस नहीं हूँ। लेकिन सुनो, किसी को यह बात मालूम न होने पाए कि वो तस्वीर लाश पर मिली थी या उस ब्लैक मेलर का कुछ ताल्लुक मेरी ज़ात से भी है। आप मुतमईन रहिए, एक बार फिर अर्ज करूँगा कि मेरा ताल्लुक सीबीआई से नहीं है। हाँ, आपने मकतूल की तस्वीरें मंगवा ली या नहीं? वो तुम्हें कल सुबह तक मिल जाएगी। अच्छा, तो अब इजाज़त दीजिए, इमरान ने कहा और सर सुल्तान के जवाब का इंतज़ार किए बगैर बाहर निकल गया। उल्लू की तस्वीर उसे मिल गई थी। शहर की सड़कें रंगीन और रोशनियों से जगमगा रही थी। रात बड़ी खुशगवार थी। खुशगवार यूं थी कि आसमान बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं पानी से भरी हुई महसूस हो रही थी। बस ये मालूम होता था जैसे थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसी रातें इमरान के लिए बड़ी दिलचस्प और इंतहाई खुशगवार हुआ करती थी। ऐसी रातों से वो पूरी तरह लुत्फ उठाता था, मगर उसके लुत्फ उठाने का तरीका आम आदमियों के तरीकों से मुख्तलिफ होता। वो अपना बेहतरीन सूट पहनकर बाहर निकल जाता और भीगता फिरता। वो बरसात को शायरों की नज़रों से देखना पसंद नहीं करता था। वो जो बरसात की तारीफ में बड़ी बड़ी नज़में कहते हैं, उसकी दानिश में या तो बुद्धू होते हैं या 100% 420, क्योंकि वो अपनी खिड़कियों में इस तरह बैठते हैं कि उन पर बारिश का एक कतरा भी न पड़ने पाए। मौसम बरसात की शान में कसीदे कहते हैं, कहीं रास्ते में बारिश आ जाए तो इस तरह जी छोड़कर भागेंगे जैसे मलकुल मौत पीछा कर रहा हो। यही बदजौक जब शेर कहने बैठते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे बारिश का एक एक कतरा उनकी रूह से गुजरकर ज़मीन पर गिर रहा हो। बहरहाल इमरान सही मानों में बरसात से लुत्फ उठाने का कायल था और आज रात तो वो दोहरा फ़ायदा उठाने का तहैया कर चुका था। आज उसने गैराज से अपनी कार नहीं निकाली। कुछ दूर पैदल चलने के बाद एक मोटर रिक्शा लिया और जॉर्ज टाउन के इलाके में मटर गश्ती करता रहा, हत्ता के बारिश शुरू हो गई। कहाँ ले चलूँ साहब? रिक्शा ड्राइवर ने कहा। बारिश आ गई? आ गई, इमरान ने हैरत से कहा। जी हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे यहीं उतार दो, इमरान ने संजीदगी से कहा। यहाँ सड़क पर? रिक्शा वाले के लहजे में हैरत थी। हाँ भाई। रिक्शा रुक गया। इमरान नीचे उतरकर जेब से पैसे निकालने लगा। बारिश बड़ी तेजी से हो रही थी। रिक्शे वाला उछलकर अंदर बैठ गया। इमरान ने दाम चुकाए और वहां से चल पड़ा। रिक्शे वाला शायद उसे कोई शराबी समझा था। इमरान तकरीबन 100 कदम चलने के बाद अच्छी तरह भीग गया। फ्लैट हेड अब भी उसके सर पर मुंडी हुई थी। फिर वो उस बड़े कंपाउंड में दाखिल हो गया जिसमें शहर के बहुत बड़े ताजिर सेठ दाऊद की इमारतें थीं। उनकी खिड़कियों में मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां नजर आ रही थी, लेकिन बारिश के न रुकने वाले शोर ने उनकी सारी दिलकशी लूट ली थी। और फिर ज़रा सी देर में इमरान के लिए बरसात में भी कोई दिलकशी न रह गई, क्योंकि बारिश के शोर के साथ ही साथ वो कुत्तों का शोर भी सुन रहा था और ये शोर आहिस्ता आहिस्ता करीब आता हुआ मालूम हो रहा था। खतरा सर पर पहुंच गया था और इमरान ने एक करीबी इमारत के बरामदे में छलांग लगा दी। साथ ही वो मदद के लिए भी चीखा। 3 खतरनाक अल्सीशियन उस पर झपट पड़े थे और इमरान भीगी हुई फ्लैट हेड से उन्हें धमका रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वो कुत्तों को डांट रही थी। इमरान कुत्तों से निपट रहा था, इसलिए उसकी शक्ल न देख सका। अब भी वो कुत्तों ही की तरह भूखने और उड़ाने लगा था। कई सुरीले कहकहे उसके कानों से टकराए। 2-3 नौकरों ने कुत्तों के पट्टों में हाथ डाल दिए थे और उन्हें खींचते हुए दूसरी तरफ ले जा रहे थे। अब इमरान उन लड़कियों की तरफ मुड़ा जो उस पर हंस रही थी। ये 4 थी और उनमें एक यूरेशियन भी थी। आप आदमी है या गधे? यूरेशियन लड़की ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि मैंने एक बार भी गधों की आवाज़ नहीं निकाली, इमरान बड़ी मासूमियत से बोला। यूरेशियन के अलावा बकिया 3 लड़कियां फिर हंस पड़ी। आप कौन है? यहाँ क्यों आए हैं? मैं बारिश कितनी तेज़ हो रही है, आप देख रही है ना? इमरान ने भीगी हुई फ्लैट हेड को सर से मुड़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसका शेप बिल्कुल ही बिगड़ चुका था। उसके गोशे नीचे लटक चुके थे। आखिर इमरान ने उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन आप भौंकने और गुर्राने क्यों लगे थे? एक लड़की ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा। क्या करता, मजबूरी थी। मैं उन्हें उनकी ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उनसे कमज़ोर नहीं हूँ। कुत्ते अब भी इमारत के किसी गोशे में आसमान सर पर उठाए हुए थे। अच्छा, आप तशरीफ़ ले जाइए, यूरेशियन लड़की ने कहा, वरना वो हमारी नींदें हराम कर देंगे।
आप देख रही हैं कि बारिश। हाँ, मैं देख रही हूँ कि बारिश हो रही है, यूरेशियन लड़की बोली, लेकिन आपके कपड़े तो अब भीग ही चुके हैं, इसलिए तो मैं घर नहीं जाना चाहता। भीगे हुए कपड़े देखकर मम्मी और डैडी घर में घुसने नहीं देंगे। डैडी बहुत गुस्सावर आदमी है और मम्मी उनसे भी ज़्यादा गुस्सावर है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो कुदरती तौर पर कई रोज तक डैडी के खाने में नमक बहुत तेज़ रहता है। मिस थेल्मा, एक लड़की ने यूरेशियन लड़की से कहा, इन्हें ज़रूर पनाह देनी चाहिए। नहीं मिस दाऊद, मैं मजबूर हूँ। आजकल मिस्टर दाऊद अजनबियों को देखना पसंद नहीं करते। मैं ये कब कहती हूँ कि डैडी भी इन्हें देखे। मिस दाऊद, मैं मजबूर हूँ। मिस्टर दाऊद का हुक्म। थेल्मा, जिसे मिस दाऊद के नाम से मुखातब कर रही थी, वो लड़की झिल्ला गई। आप मेरे साथ आइए, उसने इमरान की तरफ देखकर कहा। नहीं, इमरान दर्दनाक आवाज़ में बोला, आप लोग मेरी वजह से झगड़ा ना कीजिए। मैं चला जाऊंगा, हो सकता है मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, क्योंकि इस वक्त तो सड़कें पानी में डूबी हुई होंगी और गटरों के ढक्कन खोल दिए गए होंगे। रात को मुझे यूं भी कम सुझाई देता है, किसी गटर में पाँव पड़ेगा और मैं हमेशा के लिए बदबूदार पानी में दफन हो जाऊंगा। इमरान ने खामोश होकर एक ठंडी सांस ली और वापस जाने के लिए मुड़ा। ठहरिए, मिस दाऊद ने आगे बढ़कर कहा, आप उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक बारिश थम न जाए। लेकिन वो साहिब, क्या नाम है इनका, जो अजनबियों को देखना पसंद नहीं करते। ओ, आप फिक्र ना कीजिए, मैं उन्हें समझा लूँगी। वो मेरे डैडी है, लेकिन अगर वो मेरे ही डैडी की तरह गुस्सावर हुए तो। मैं नहीं जानती मिस दाऊद, थेलिमा बड़बड़ाती हुई चली गई। उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। ये लड़की बहुत चिड़चिड़ी मालूम होती है, इमरान बोला। डैडी की सेक्रेटरी है। चलिए, आप बहुत बुरी तरह भीग गए हैं। वो उसे उसी इमारत के कमरे में लाई जहाँ फर्नीचर वगैरह नहीं था। देखिए, उस तरफ गुस्ल खाना है, वहाँ आप अपने कपड़े तब्दील कर लीजिए, एक लड़की ने कहा। हाँ, इमरान आंखें फाड़ कर बोला, लेकिन मेरे पास दूसरे कपड़े हैं कहाँ। उस कपड़े? लड़की सोच में पड़ गई, फिर एक शौक से मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या आप थोड़ी देर तक पेटीकोट और ब्लाउज में न रह सकेंगे? इतने में आपके कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। इस तजवीज़ पर लड़की हंसने लगी और इमरान अहमकों की तरह एक एक का मुंह तकने लगा। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? मिस दाऊद ने संजीदगी से कहा। अभी आप कुत्तों से उन्हीं की ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे, अब थोड़ी देर के लिए औरतों में औरत बन जाइए। मैं कुत्ता बन सकता हूँ, लेकिन औरत बनना मेरे बस से बाहर है, क्योंकि औरत अक्सर भूखे बगैर ही काट खाती है और कुत्ते काटने से पहले ही मुआवजत तलब कर लेते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बारिश थमते ही यहाँ से चला जाऊँगा। अचानक राहदारी में कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी, जो रफ्ता रफ्ता करीब आती जा रही थी। डैडी आ रहे हैं शायद, थेल्मा की बच्ची ने उन्हें बता ही दिया, मिस दाऊद बड़बड़ाई। दूसरे लम्हे में एक दुबला पतला बूढ़ा दरवाजे में खड़ा उन्हें घूर रहा था। उसके पिचके हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी और चढ़ी हुई सफ़ेद मूछें बुरी लग रही थी, आंखें भूरी और चमकदार थी। उसने गुनगुनाती आवाज़ में कहा, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैडी, मिस दाऊद आगे बढ़कर बोली, ये बेचारे भीग गए थे, ये बेचारे अब भी भीगे हुए हैं। फिर मैंने कहा, ये अपने कपड़े खुश्क कर ले, तब तक बारिश भी थम जाएगी। और अगर बारिश न थमी तो बूढ़े ने तेज़ लहजे में सवाल किया, तब फिर क्या? जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। तब फिर ये चले ही जाएंगे। बेहतर यही है कि अभी चले जाए, बूढ़े ने कहा। इमरान के चेहरे पर हमाकत के आसार बहाल हो गए थे। वैसे वो उस बूढ़े का बहुत तवज्जो और दिलचस्पी से जायज़ा ले रहा था। यही सेठ दाऊद था। उसकी ज़ाहिरी हालत कह रही थी कि वह आसाबी खलल का शिकार है। तेज़ी से हरकत करती हुई आंखों से बेचैनी मुतरश्शे थी। देखिए, मैं आपसे कह रहा था, इमरान ने मिस दाऊद की तरफ देखकर रो देने वाली आवाज़ में कहा। मुझे जाने दीजिए, हमदर्दियों के मुस्तहिक सिर्फ जान पहचान वाले होते हैं, वरना लावारिश लाशें फुटपाथों पर पड़ी हुई क्यों मिले? बराए करम आप लड़कियों के सियासत ना पढ़ाइए, बूढ़े ने गुस्सेले लहजे में कहा। बहुत बेहतर, इमरान ने किसी कमसिन बच्चे की तरह मासूमियत से सर हिलाकर कहा। डैडी, मैंने इनसे वादा किया था, मिस दाऊद ने कहा। मैंने तो वादा नहीं किया था, सेठ दाऊद ने जले भुने लहजे में कहा। मेरी ज़िंदगी में ये छतें मेरी है। मिस्टर, आप खड़े क्यों हैं? इमरान जल्दी से फर्श पर बैठ गया। थेल्मा, सेठ दाऊद ने थेल्मा की तरफ मुड़े बगैर उससे मुखातब किया। वो उसके पीछे खड़ी थी। सेठ दाऊद दरवाजे से कमरे में खिसक आया। जी, थेल्मा आगे बढ़ी। पुलिस को फ़ोन करो, सेठ दाऊद ने इमरान के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। लेकिन इमरान पर उस जुमले का कोई असर न हुआ। वो गूंगे और बहरे आदमियों की तरह एक एक की सूरत देख रहा था। बहुत बेहतर जनाब, थेल्मा जाने के लिए मुड़ी। ठहरो, मिस दाऊद ने तहकुमाना अंदाज में कहा। ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। डैडी, मैं जहर खा लूँगी, आप मुझे जलील कर रहे हैं। थेल्मा जाओ, सेठ दाऊद गुर्राया। थेल्मा चली गई। डैडी, ये नहीं हो सकता, तुम अपने कमरे में जाओ, सेठ दाऊद ने उसे तेज नज़रों से घूरते हुए कहा।
मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। अगर आपने इन्हें पुलिस के हवाले किया तो अच्छा ना होगा। क्या तुम इसे पहले से जानती हो? इसका लहजा नर्म हो गया। नहीं, मैं इनके नाम से भी वाकिफ नहीं हूँ। तब तुम्हारे दिमाग में फितूर है। मिस दाऊद इमरान की तरफ मुड़ी, जो अब भी साधुओं की तरह पालथी मारे फर्श पर जमा हुआ था। आप चले जाइए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए पुलिस के आने से पहले ही चले जाइए। डैडी पत्थर है, पुलिस को आने दीजिए, उसकी परवाह मुझे नहीं है, इमरान ने दरवेशाना अंदाज में कहा। फिर आप पागल है, जाइए खुदा के लिए। ना मैं खुदा के लिए आया था और ना खुदा के लिए जाऊंगा, इमरान ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह कहा। यह क्या सितम है कि उल्लुओं को मेहमान खाने में जगह मिले और आदमी का पट्टा सड़कों पर भीगता फिरे। वाह भाई, लाहौल, कन्फ्यूशस ने कहा था। क्या? सेठ दाऊद का मुंह हैरत से फैल गया। क्या कहा तुमने? यही कि मैं आदमी का पट्टा हूँ, उल्लू का नहीं। जी हाँ। तुम कौन हो? दाऊद ने खौफजदा सी आवाज में पूछा। उसके चेहरे की सारी सख्ती यखलक तो गायब हो गई थी। हाँ, क्या आपको यकीन नहीं है कि मैं आदमी हूँ? डैडी का मतलब है कि आपका नाम क्या है? मिस दाऊद जल्दी से बोली। रात का शहजादा, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा, और सेठ दाऊद गालिबन खुद को संभाले रखने के लिए दीवार से जा लगा। इतने में राहदारी से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आई। आने वाली थेलमा थी। वो जहाँ से भी आई थी गालिबन दौड़ती हुई आई थी, क्योंकि उसने गुफ्तगू के लिए होंठ तो खोले थे, लेकिन चढ़ती हुई सांसों से एक लफ्ज़ भी कहने का मौका न मिला। मिस्टर दाऊद प्लीज़, वो बमुश्किल तमाम कह सकी, 1 मिनटों के लिए इधर आइए। उसने कमरे से बाहर चलने का इशारा किया था। दाऊद ने एक बार फिर सहमी हुई आंखों से इमरान की तरफ देखा और कमरे से निकल गया। 3 लड़कियां खामोश खड़ी इमरान को घूर रही थी। उन्होंने भी दाऊद के रवैयों में उस फौरी तब्दीली को महसूस कर लिया था। हाँ, इमरान सर हिलाकर बोला, पेटीकोट और ब्लाउज से काम चल जाएगा, लेकिन जल्दी कीजिए, मुझे सर्दी महसूस होने लगी है। अगर बुखार आ गया तो मैं आसमान सर पर उठा लूंगा। मिस दाऊद आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इमरान के करीब आई और उसे घूरती हुई बोली, आप कौन है? लाहौल वाला कुव्वत। इमरान अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोला, अगर मुझे ये मालूम होता तो अपने गले में एक साइन बोर्ड लटका लेता। डैडी यक बयक खौफजदा क्यों हो गए थे? मेरी बात का जवाब दीजिए। अरे वो, इमरान हंसने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, वो लड़की बड़ी अक्लमंद है, उन्हें हटा ले गई, वरना यही जलाकर भस्म कर देता। फ़कीरों से दिल लगी हंसी खेल नहीं है। आपने मेरी सेवा की है, इसलिए जो दिल चाहे पूछ लीजिए। सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर, किसी मामले का सही हल, मुकदमे में कामयाबी होगी या नाकामी, शौहर काला होगा या गोरा, वगैरह वगैरह। हिप, हाथ देखना भी जानते हैं आप? एक लड़की ने पूछा। वैसे उसे बहुत ज़ोर से हंसी आ रही थी। हाँ जी हाँ। ज़रा मेरा हाथ तो देखिए। लाइए। इमरान ने अपना हाथ बढ़ा दिया। वो 2 या 3 मिनटों तक उसका हाथ उलट पलट कर देखता रहा, फिर उसे छोड़कर अपना गाल खुजाने लगा। कुछ बताया नहीं आपने? लड़की ने कहा। आह, क्या अर्ज़ करूँ, सब ठीक है। आपके हाथ बहुत खूबसूरत है, मगर यह नाखून बढ़ाकर आप उंगलियों पर जुल्म कर रही है। क़यामत के दिन इनमें कीलें ठोक दी जाएंगी, उलमाए कराम यही कहते हैं। मिस दाऊद झिंझलाई हुई आवाज़ में बोली, आप बराए करम यहाँ से खिसक जाइए। इमरान थोड़ा सा आगे खिसक गया। नहीं सुना आपने? खिसक तो गया, इमरान ने लापरवाही से कहा, और फिर दूसरी लड़की से बोला, क्या आप हाथ नहीं दिखाएंगी? जी नहीं, शुक्रिया, जवाब मिला। आप उठते हैं या मैं नौकरों को बुलवाऊं? मिस दाऊद ने कहा। खुदा की कसम, मैं नौकरों के हाथ हरगिज नहीं देखूंगा। अच्छा तो फिर ठहरिए। मिस दाऊद दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, लेकिन उसे दरवाजे ही में रुक जाना पड़ा। अगर न रुकती तो यकीनी तौर पर थेलमा से टकरा जाती, जो आंधी और तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। इस बार फिर वो बुरी तरह हाँप रही थी। शायद उसे दौड़कर ही आना पड़ा था। मिस्टर, ज़रा सुनिए, मेरे साथ आइए, उसने इमरान से कहा। इमरान फर्श से उठ गया। थेलमा और इमरान बड़ी तेजी से राहदारी तय कर रहे थे। आखिर वो एक कमरे में दाखिल हुए और थेलमा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, उसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। जो कुछ भी हुआ नादानस्तगी में हुआ। सब ठीक है, इमरान बड़बड़ाया। अभी कुछ देर कबल रूसी ने आपके मुतालिक फ़ोन किया था, फिर मैंने सोचा ये आप ही हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपके बारे में रूसी से सब कुछ सुन चुकी हूँ। मैंने उससे इस्तेदा की थी कि आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दे। रूसी मेरी दोस्त तो है। अच्छा तो अब आप काम की बात शुरू कर दो, मुझे बहुत कम फुर्सत रहती है, इमरान ने कहा। मिस्टर दाऊद एक प्राइवेट सुराग रसा चाहते हैं। इस किस्म के जानवर उमूमन इंग्लैंड और अमेरिका ही में पाए जाते हैं। अपने यहाँ उनकी गुंजाइश नहीं, आगे कहो। ओहो, मैं जानती हूँ कि यहाँ प्राइवेट सुराग रसानी के लाइसेंस नहीं दिए जाते। फिर कुछ नहीं, मुझे इल्म है कि आप किसी न किसी तरह अपना काम चला ही लेते हैं। अच्छा, चला लेता हूँ। फिर ये कि यहाँ भी चलाइए, थेलमा ने मुस्कुरा कर कहा। खूब, लेकिन काम की नौइयत। इत्तेफाक से ये मसला कम अज़ कम मेरे लिए इतना उलझा हुआ है कि शायद काम की नौइयत भी आप ही को दरियाफ्त तो करनी पड़े।
इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि मिस्टर दाऊद पिछले 15 दिनों से बहुत ज़्यादा खायफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन खौफ की वजह उन्होंने मुझे नहीं बताई। बस वो एक प्राइवेट सुराग ऐसा चाहते हैं जो हर वक्त उनके साथ रहे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानती। नहीं, मगर एक बात और, वो न जाने क्यों आपसे भी डर गए हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि आप वही आदमी है जिसके लिए मैंने उनसे वादा किया था। तुमने वजह नहीं पूछी? नहीं, वो कभी किसी बात की वजह नहीं बताते। इमरान कुछ सोचने लगा, फिर उसने कहा, तो फिर मुझे सिर्फ उनके साथ रहना होगा? जी हाँ, और फिर मुझे बताना होगा कि वो किससे और क्यों खाइफ है। तुम्हारा नाम थेल्मा है ना? हाँ, मेरा यही नाम है, रूसी। रूसी को जहन्नम में झोंको। हाँ तो मिस थेल्मा, मिस्टर दाऊद की दूसरी बीवी की क्या उम्र होगी? क्यों? मेरा ख्याल है कि वो 25 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बचपन ही से सोचता आया हूँ कि अगर किसी मालदार बूढ़े की नौजवान बीवी अपने ऊपर आशिक हो जाए तो बकिया ज़िंदगी बड़े आराम से कट सकती है। थेल्मा हैरत से उसे घूरने लगी। मिस थेल्मा, उनका नाम क्या है? इमरान ने पूछा। शादा। मगर आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादा बड़ा प्यारा नाम है। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। मिस्टर इमरान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बहुत फर्स्ट क्लास बातें हैं मिस थेल्मा। अगर आशिक होना बुरी बात होती तो दुनिया की मुतमद्दिन तरीन कौमें अपना इश्किया लिटरेचर फखरिया अंदाज में न पेश करती। मिस्टर इमरान, मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी, ये मेरी बदनसीबी थी। वरना मिस थेल्मा, जिस तरह हमारे बाप दादा इश्क को करते चले आए हैं, इसी तरह हम भी उसका हक रखते हैं। आपने शायद हीर लैला और रांझा मजनू नहीं पढ़ी। ज़रूर पढ़िए, फिर आप भी इश्क के कायल हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे कपड़े भीगे हुए हैं। आपने मुझे उलझन में डाल दिया है। अरे वाह, उलझन कैसी? अगर आप नहीं चाहती तो समझा दीजिएगा शादा को, यही कि मुझ पर आशिक ना हो। कमाल कर दिया, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ही है। वैसे अगर आशिक हो जाती तो अच्छा था। खैर हटाइए, मैं सेठ दाऊद के लिए मुफ्त काम करूँगा। दिन रात यहीं क़याम रहेगा, महज आपकी खातिर। आप रूसी की दोस्त तो है ना? सेठ दाऊद मुस्तरबाना अंदाज में इमरान की तरफ मुड़ा और उसे गौर से देखने लगा। वो खिड़की के करीब एक कुर्सी पर बैठा बाहर झांक रहा था। आप मेरे लिए क्या कर सकेंगे? दाऊद ने पूछा। मैं? ठहरिए, पहले ये बताइए कि आप उसे पहचानते हैं? किसे? जिससे आप खायफ है? मैं किसी से खायफ नहीं हूँ। फिर आपको एक प्राइवेट सुराग रसा की ज़रूरत क्यों पेश आई है? दाऊद कुछ न बोला। उसके चेहरे पर ढकी छुपी जहनी उलझनें मौजें मारने लगी थी। दाऊद कपकपाती हुई आवाज़ में आहिस्ता से बोला, भला मैं क्या जानूँ? फिर आपने उल्लू और रात के शहजादे का हवाला क्यों दिया था? आहा, वो! इमरान बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो तो मेरे दोस्त तो मुझे उल्लू कहते हैं और मैं खुश होता हूँ, क्योंकि उल्लू का शायराना नाम रात शहजादा शब है। आप झूठ बोल रहे हैं जनाब। खैर, तो आप भी उसके मुतालिक कुछ न कुछ जानते हैं, दाऊद ने कहा। अगर आप उसे पहचानते भी हो तो मैं आपको माला माल कर सकता हूँ। 3 लाख रुपये कम नहीं होते। मैंने उसके लिए 3 लाख रुपये अलग कर दिए। क्या आप उसे नहीं पहचानते? इमरान ने संजीदगी से पूछा। नई दफतन दाऊद का चेहरा सुर्ख हो गया। अगर मैं उसे पहचानता होता तो आज ज़मीन पर ना होता। बड़ी अजीब बात है, मगर आप उससे खायफ क्यों है? इमरान ने पूछा। उसका ताल्लुक सिर्फ मेरी ज़ात से है। खैर, मैं समझा। मुझे इल्म है कि वो एक ब्लैक मेलर है। इमरान सर हिलाकर बोला। और आप उसे पहचानते हैं? दाऊद ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। नहीं जनाब, उसे शायद कोई भी नहीं पहचान सकता, लेकिन थेल्मा कह रही थी कि आप उसे पहचान लेंगे। कब लो इसके कि इमरान कुछ कहता, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और साथ ही एक निस्वानी आवाज़ आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इमरान ने दाऊद की बौखलाहट महसूस कर ली। दाऊद ने इमरान की तरफ देखा, जो भीगे हुए कपड़े उतार कर सिर्फ एक चादर लिपटे बैठा था। मौका नहीं है, दाऊद ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। क्या मतलब? सुरीली आवाज़ दुरुस्त हो गई और दाऊद दरवाजे की तरफ झपटा। दरवाजे में थोड़ा सा दर्रा करके आहिस्ता से बोला, यहाँ एक अजनबी है और ऐसी हालत में है कि तुम्हारा आना मुनासिब नहीं। कैसी हालत में? इमरान ने सुरीली आवाज़ फिर सुनी। वो उसके कपड़े भीग गए हैं। वो वही है, रूपनगर वाली फैक्ट्री का नया मैनेजर। आज यहाँ आया था, बारिश में कपड़े भीग गए और अब उसके जिस्म पर सिर्फ एक चादर है। बहाना उज़्र लिंग। सुरीली आवाज़ फिर तेज़ हो गई। वो थेल्मा की बच्ची अब यहाँ नहीं रह सकती। अरे यहाँ थेल्मा नहीं है, क्यों ख्वामुखा दाऊद गिड़गिड़ाया। तो फिर किसी अजनबी की मौजूदगी भी बकवास है। नहीं मोहतरमा, ये हकीकत है। इमरान ने हाँक लगाई। पता नहीं फिर क्या हुआ, अचानक सेठ दाऊद आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करके इमरान की तरफ मुड़ा। उसके होठों पर खफीफ आमेज मुस्कुराहट थी। ये औरतें भी बड़ी शक्की होती है, दाऊद ने कहा। देखा आपने? जी हाँ। क्या बेगम साहिबा थी? दाऊद इस बात में सर हिलाता हुआ बोला। हालांकि वो एक मॉडर्न औरत है, लेकिन ज़हनियत 1000 साल पुरानी रखती है। उसे थेल्मा की मौजूदगी पसंद नहीं, लेकिन थेल्मा के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। हाँ, वो बहुत ज़हीन लड़की है। हाँ, अब हमें फिर असल मौजू की तरफ लौट आना चाहिए।
यकीनन यकीनन, दाऊद मेज के गोशे से टिकता हुआ बोला। मुझे मालूम हुआ है कि वो आपके मेहमान खाने में मुकीम है, इमरान ने कहा। ओह, कैसे मालूम हुआ आपको? बस मालूम हो गया। शहर में होने वाली सारी अनोखी बातों का मुझे इल्म रहता है। तब फिर आप उसकी शख्सियत से भी वाकिफ होगे। मुझे यकीन है, दाऊद बोला। नहीं, लेकिन अब मैं उससे जान पहचान पैदा करने का इरादा रखता हूँ। देखिए, आप मुझे बहला रहे हैं, दाऊद ने कहा। अगर आप मुझे उसकी शख्सियत से आगाह कर दे तो कल सुबह तक 3 लाख के मालिक बन सकते हैं। बड़ी अजीब बात है जनाब, वो आपके मेहमान खाने में मुकीम है और आप उसकी शख्सियत से वाकिफ नहीं है। हाँ, यह हकीकत है। मेहमान खाने में इस वक्त 12 आदमी है और इनमें से कोई एक वही है। लेकिन आपको इसका इल्म कैसे हुआ कि वो आपके मेहमान खाने ही में मौजूद है? खुद उसी ने मुझे एक खत के जरिए इससे आगाह किया है। उस खत के साथ उल्लू की तस्वीर भी रही होगी। ओ, आप ये भी जानते हैं? सेठ दाऊद ने हैरत से कहा। इमरान सर हिलाकर बोला, जी हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, क्या वो आपको किसी मामले में ब्लैकमेल करना चाहता है? हाँ, चलिए यही समझ लीजिए। मिस्टर दाऊद, एक बात समझ में नहीं आती, आखिर उसने आप ही के यहाँ क्यों क़याम किया? महज मुझे खौफजदा करने के लिए, यह जताने के लिए कि वह हर हाल में मुझसे अपने मुतालबात मनवा सकता है, मेरे करीब रह सकता है, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। क्या हकीकतन उसका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है? इमरान ने पूछा। मैं उसके बारे में वसूख से नहीं कह सकता। वैसे इस वक्त जनूबी अफ्रीका के ताजिर मेरे मेहमान खाने में मुकीम है। क्या मेहमान खाना सिर्फ जनूबी अफ्रीका के ताजिरों के लिए है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। 6 ताजिर ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी जनूबी अफ्रीका की शक्ल भी न देखी होगी। क्या आप करार नामी किसी आदमी से वाकिफ़ है? नहीं, ये नाम मेरे लिए नया है। आप फिगारो के मैनेजर को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही मैंने सोचा। इमरान दाऊद की आंखों में देखता हुआ बोला। हाँ, क्या आप मेरे सोचने पर भी पाबंदी लगा सकते? मतलब ये कि इस बात के सोचने की क्या वजह होगी? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के आपसे करार की बातें क्यों दरियाफ्त तो कर रहा हूँ। करार को आप नहीं जानते, फिगारो के मैनेजर से भी वाकिफ नहीं, लेकिन आप फिगारो के मैनेजर के मुतालिक मालूम करने के लिए बेचैन है। ऐसे काम नहीं चलेगा दाऊद साहब। आपकी मकसद बरारी उसी सूरत में हो सकती है जब आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करें, और आप मुझसे सब कुछ छुपा रहे हैं। दाऊद मुस्कुराया। मैं क्या छुपा रहा हूँ? इमरान ने हैरत जाहिर की। आप उस ब्लैक मिलर को जानते हैं? नहीं, मैं कतई नहीं जानता। फिर आपने इस सिलसिले में फिगारो के मैनेजर का नाम क्यों लिया? हाँ, मिस्टर दाऊद, तो आप फिगारो के मैनेजर को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आप इस सिलसिले में उसका नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि मुझे ये बात उसी ने बताई थी कि एक खतरनाक आदमी आपके मेहमान खाने में मुकीम है। ओह, दाऊद मुस्तरबाना अंदाज में उठकर टहलने लगा। लेकिन आपको उसने क्यों बताया? दाऊद ने थोड़ी देर बाद कहा। इमरान चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर बोला, करार फिगारो का एक हिस्सेदार था। कल किसी ने उसे पुरहसरार हालत में कत्ल कर दिया। करार मेरा मुवक्किल था, लिहाजा मुझे फिगारो के मैनेजर से पूछगछ करनी पड़ी। उसने बताया कि करार एक खतरनाक आदमी के पीछे था। उसने फिगारो के मैनेजर से कहा था कि अगर वो उस आदमी पर काबू पा लिया तो काफ़ी दौलत पैदा कर सकेगा, और मैनेजर ने यह भी बताया था कि वो खतरनाक आदमी आपके मेहमान खाने ही में मुकीम है। बड़ी अजीब बात है, दाऊद ने गर्दन झटक कर कहा। फिगारो के मैनेजर को मैं एक दूसरी हैसियत में जानता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे? मैं नहीं समझता कि मैं इस वाक़े को क्यों छुपाऊँ। अकलमंदी के खिलाफ है जनाब, इमरान सर हिलाकर बोला। फिगारो वाले शराब की स्मगलिंग करते हैं। एक बार उन्होंने धोखा देकर मेरे कुछ लॉन्च इस्तेमाल किए थे। आप शायद ना जानते हो कि बंदरगाह के करीब मेरे 75 अदद लॉन्च रहते हैं। मैंने फिगारो के मैनेजर को इस सिलसिले में बहुत लताड़ा था। क्या आपने उस स्मगलिंग के सिलसिले में करार का नाम कभी नहीं सुना? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। इमरान कुछ सोचने लगा, फिर उसने मेज़ पर से अपना वाटर प्रूफ पर्स उठाया और उसमें से चंद तस्वीरें निकालकर सेठ दाऊद के सामने डाल दी। करार यही है, उसने कहा। हो सकता है कि आपने इसे कभी देखा हो। हाँ, ओह, ये तो। मगर दाऊद खामोश होकर इमरान की तरफ देखने लगा। क्या आप इसे पहचानते हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन आप कहते हैं कि इसका नाम करार था। क्यों, आप इसको किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं? ये तो मुझसे अक्सर मिलता रहा है, मगर इसने मुझे अपना नाम पारकर बताया था, और ये भी मेरे लॉन्च जो किसी गैर कानूनी काम के सिलसिले में इस्तेमाल करना चाहता था। अगर आप कहते हैं कि ये फिगारो का हिस्सेदार था, तो फिर हो सकता है कि वो भी शराब की स्मगलिंग ही के चक्कर में रहा हो। हाँ, कहते चलिए, इमरान सर हिलाकर बोला। गालिबन आपने लॉन्च देने से इनकार कर दिया होगा। कतई मैं बहुत मोहतात आदमी हूँ। और हाँ, उसने ये भी बताया था कि वो जनूबी अफ्रीका में भी रह चुका है। वह आखिरी बार आपसे कब मिला था? गालिबन पिछले हफ्ते में। सेठ दाऊद ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरे खुदा, अब सारे मामला खुद ब खुद साफ होते जा रहे हैं। शायद मरने वाला उस खतरनाक आदमी को पहचानता था।
क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी। जब मैंने लॉन्च देने से इनकार कर दिया तो उसने कहा था कि वो मुझे देख लेगा, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े मुजरिम को अपने मेहमान खाने में ठहरा रखा है। उस वक्त मुझे उस ब्लैकमेलर का ख़त नहीं मिला था, लिहाजा उसकी तरफ ख्याल भी नहीं गया। बहरहाल मुझे पार्कर की इस बेतुकी धमकी पर गुस्सा आ गया और मैंने उसे धक्के देकर निकलवा दिया। यकीनन मिस्टर इमरान वो उस ब्लैकमेलर को पहचानता था, इसलिए उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े। और वो आदमी जिसका निशान उल्लू है इंतहाई शफ़ाक और बेदर्द आदमी है। दाऊद खामोश हो गया। इमरान ने फिर कोई सवाल नहीं किया, वो कुछ सोच रहा था। अजीज़ दोस्तों, कहानी अभी जारी है, बने रहिए कहानी के साथ। जल्द ही मिलेंगे कहानी के अगले हिस्से में। जब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।